पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगलिन जो था उसको कहा गया था कि उसको 15 बार कम से कम ड्रम को बजाना है। अगर वो बजा लेता है तो वो एक रिकॉर्ड बना लेगा। मैनेजर और बाकियों का उससे चैलेंज लग चुका था। तो वांगलिन यहाँ पर 15 बार उस ड्रम को बजाने का ट्राई करता, लेकिन जितनी ज्यादा बार वो उस ड्रम को बजा रहा था, ड्रम के अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आ रही थी। वो पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सका। बहुत ही हार्ड वो पावर होती है। लेकिन वांगलिन को पता चलता है कि जो ये पावर है ना, वो उसका ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर रही है। अगर वो थोड़ी और इस पावर को महसूस कर जाता है तो उसका ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर वांगलिन की बारी आती है असेंडेंट ड्रैगन को ब्रेक थ्रू करने की, उसको पता चलता है कि हेवन ने उसको एक ऑफर दिया है कि अगर उसको ब्रेक थ्रू करना है तो उसको ली मोवान और बाकी सारी जो यादें हैं वो भुलाना पड़ेगा, तभी जाकर वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन वांगलिन ऐसा होने नहीं देना चाहता। वो अपनी यादें कैसे भुला सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांगलिन जब यहाँ पर उस ड्रम को वापस से बजाने वाला था और उसके अंदर से जो पावर बाहर निकल रही थी, उसको देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई बंदा इतनी खतरनाक पावर को कैसे हैंडल कर सकता है। मैनेजर भी बिल्कुल दंग रह चुका था कि मैंने इस बंदे से शर्त लगा के ना बहुत बड़ी गलती कर दी। लगता है कि ये 15 बार भी ड्रम को बजा देगा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए वांग की जान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी उसका ध्यान नहीं था मैनेजर के ऊपर। तो तब तक कि मैनेजर ने वांग की जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो कर पाता कि जितने भी एडिटर वगैरह ये चीज देख रहे थे वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और मैनेजर के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। कितनी हिम्मत कैसे हुई जितने वांगलिन के ऊपर अटैक करने का सोचा। तो इस तरह से वो जो मैनेजर था वो यहाँ पर रुक चुका था। लेकिन जब मैनेजर वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो वांगलिन यहाँ पर कुछ जवाब ना दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो सीधा उसको पकड़ता फेंक का मारता है उसको ड्रम के ऊपर, जिस वजह से अब 15वीं बार वो ड्रम बच चुका था। उस मैनेजर का धक्का लगने की वजह से 15वीं बार भी ये ड्रम बच गया और रिकॉर्ड कायम कर दिया यहाँ पर वांगलिन ने। सबके सब लोग यहाँ पर ये चीज देखकर बिल्कुल दंग रह चुके थे। वो जो बंदा जो एनी टाइम शराब पीता रहता है असल में वही डीमन एम्पायर है। तो वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर इस वांगलिन की हिम्मत कैसे हुई जो उसने हेवन के खिलाफ जाकर असेंडेंट ड्रैगन ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की। ये करने की तो मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं आई थी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा एक कदम आगे बढ़ना चाह रहा है। लेकिन लगता नहीं कि ये करना इसके लिए आसान होगा। अब बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और जैसा उसने सोचा था वो चीज यहाँ पर होने लग जाती है। आसमान का रंग बदलने लग गया था और आसमान के अंदर एक ट्रिब्यूलेशन बनना शुरू हो जाता है। जो ट्रिब्यूलेशन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लोग देखकर हैरान हो जाते कि आखिर ट्रिब्यूलेशन आया कहाँ से, ये किस तरह का ट्रिब्यूलेशन है। लेकिन और बाकी लोग जो यहाँ पर थे उन लोगों को पता चल चुका था कि ये ट्रिब्यूलेशन एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। ये तब आता है जब हेवन किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो, और उसको खत्म करने के लिए ये आता है। लेकिन अभी तक के किसी को ये नहीं पता था कि आखिर कौन सा ऐसा हो सकता है बंदा डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर जिसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को ट्रिगर किया। क्योंकि जब तक कोई एक्सट्रीम पर ना चला जाए हेवन के खिलाफ तब तक ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट ही नहीं हो पाता है। तो किसने ऐसा हरकत कर दी, हेवन को गुस्सा दिला दिया जो हेवन ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन भेजा है। वो जो डीमन एम्पायर था वो कहने लग जाता है कि अगर इस वांगलिन ने यहाँ पर ये ट्रिब्यूलेशन को रोक लिया ना तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हेवनली दाव जो है वो कभी भी वांगलिन के रास्ते में आ सकती है। आज यहाँ पर इस ट्रिब्यूलेशन को रोककर हेवन को अपने सामने झुका सकता है। वांगलिन भी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ था। वो कहने लग जाता है कि मेरे रास्ते में ना ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ जाए या कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने 700 साल तक के कल्टीवेशन किए और हमेशा हेवन के खिलाफ ही रहा, तो आज कैसे उसके सामने झुक सकता हूँ। मैं नहीं रुकूंगा। वो तुरंत जा चुका था उस ट्रिब्यूलेशन के साथ फाइट करने के लिए और दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। जैसे दोनों आपस में टकराते हैं और इतना भयंकर था कि मानो पूरा का पूरा इलाका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना कमाल का वो सीन होता है जहाँ वांगलिन को तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि ट्रिब्यूलेशन मामूली नहीं था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर यहाँ पर मारा जाए। लेकिन वांगलिन रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस ट्रिब्यूलेशन को रोक रहा होता है ताकि ट्रिब्यूलेशन को खत्म किया जा सके। दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर वांगलिन को बहुत मारता है। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था, पर तब भी वांगलिन रुकता नहीं। अटैक लगने की वजह से वांगलिन जो था वो जमीन के अंदर जाकर धंस चुका था। इतना ब्रूटल अटैक उसको लगा होता है। लग रहा था कि यहाँ पर वांगलिन जो है वो मर चुका है। सभी ने उम्मीद हार दी थी कि वांगलिन ऐसी सिचुएशन से कैसे बच सकता है। ट्रिब्यूलेशन ने उसकी जान ले ली। बंदा अच्छा था लेकिन मर गया। पर तब जमीन फाड़ कर वांगलिन जो होता है वो बाहर निकल कर आता है। वो कहने लग जाता है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन, और जैसे उसने ये कहा सिद्धूरान की जो डीमन फिंगर टेक्निक थी वो उसके साथ जाकर मर्ज जाती है और हम यहाँ पर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन वाला लुक देख पाते हैं वांगलिन का। यहाँ पर अब वांगलिन तैयार हो चुका था हेवन से लड़ने के लिए और इस बार वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अभी रुकने वाला नहीं था। वो इस बार तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अटैक को बहुत आसानी से रोक रहा था। वो उसके ऊपर जानलेवा अटैक करता है क्योंकि उसको पता था कि आज यहाँ पर या तो वो जिंदा रहेगा या फिर ट्रिब्यूलेशन उसको खत्म करके रख देगा। इसलिए वो रुक तो नहीं सकता। वो अपने स्लॉटर आर्ट का यूज करता है। जितनी भी उसके पास टेक्निक वगैरह थी वो हर एक टेक्निक का यूज कर चुका था ताकि किसी भी हालत में उस ट्रिब्यूलेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ट्रिब्यूलेशन भी वैसे ही टिका हुआ था, उसी तरह से वांगलिन भी टिका होता है। उसको रोकने के लिए वांगलिन बिल्कुल करीब आ चुका था ट्रिब्यूलेशन के और उसको यहाँ पर वो खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन तब भी ट्रिब्यूलेशन खत्म होने को तैयार नहीं। उसके स्लॉटर आर्ट की भी पावर ट्रिब्यूलेशन का उतना कुछ खास बिगाड़ नहीं पाती और धमाके के साथ वांगलिन के सारे अटैक वापस से खत्म हो चुके थे। वांगलिन का अटैक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो आसानी से ट्रिब्यूलेशन को रोक सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस
उसने ट्रिब्यूलेशन का जो अटैक आ रहा था उसको झेला और अभी तक कि वो जिंदा खड़ा था, ये बहुत बड़ी बात थी। लोग तो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, आखिर कोई बंदा ट्रिब्यूलेशन का अटैक लेकर भी इतना टाइम तक के जिंदा कैसे खड़ा रह सकता है। इसको तो देखो, ये अभी तक के मरा नहीं, ना ही ये थका है, लगता है कि ये भी और फाइट करेगा। तो वांग लिन यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग अटैक बनाने के लिए उसके पास जो सेलेस्टियल पावर होती है ना, उसको डिमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट करने लग जाता है, ताकि डिमोनिक पावर का वो यूज करते हुए ट्रिब्यूलेशन को रोक सके। क्योंकि डिमोनिक पावर के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी कि वो हेवनली पावर के बराबर को मैच कर रही थी। इस वजह से सेलेस्टियल पावर का वो ढंग से यूज नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी सेलेस्टियल पावर को डिमोनिक पावर में कन्वर्ट किया और उसके बाद वो तैयार था ट्रिब्यूलेशन से लड़ने के लिए। लोग तो कहने लग जाते कि यार ये इतना कमाल का बंदा है, हम तो यहाँ पर इसको कंपटीशन के अंदर हरा ही नहीं सकते थे। वांग लिन की पावर देखकर, उसकी हिम्मत देखकर लोग तो ये कहने लग जाते कि अगर उसकी जगह हम होते ना तो हम भी हेवन के खिलाफ होते और अपना खुद का रास्ता क्रिएट करते, जैसा कि ये बंदा क्रिएट कर रहा है। ये तो एक मिसाल बन गया है हम सबके लिए। लोग यहाँ पर वांग लिन जैसा बनना चाह रहे थे। एक बंदा तो यहाँ पर वांग लिन को कुछ स्पिरिट लिक्विड की बोतल देता है ताकि वो वांग लिन की हेल्प कर सके अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने में। वांग लिन को पता था कि ट्रिब्यूलेशन अभी कुछ टाइम के लिए शांत हुआ है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो तैयारी कर रहा होगा इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करने की। तो मुझे भी उसके लिए तैयार है ना। वांग लिन भी तैयार था और ट्रिब्यूलेशन भी तैयार था। डीमन एम्पायर जो था वो कहने लग जाता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो ट्रिब्यूलेशन है ना, वो अपना अगला स्टेप यूज कर रहा है। पहले स्टेप के अटैक को तो वांग लिन ने रोक लिया, लेकिन अब बारी है दूसरे स्टेप की। अब तो यहाँ पर वांग लिन ने अपना लगभग असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू ही कर लिया है, लेकिन असेंडेंट रैंक का बंदा भी हेवनली पनिशमेंट जो कि ये ट्रिब्यूलेशन है उसको नहीं रोक सकता, चाहे हेवनली पनिशमेंट का पहला लेयर ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी वांग लिन ने असेंडेंट रैंक के होने के ऊपर भी पहले स्टेप को तो रोक लिया। अब आ रही है दूसरे स्टेप की, लेकिन दूसरे स्टेप को रोकना इतना आसान नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये वांग लिन कुछ नहीं कर पाया ना, तो पूरा का पूरा ये जो डीमन सिटी है ना, वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अटैक से खत्म हो जाएगा। या तो यहाँ पर वांग लिन मरेगा या फिर वो पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद कर देगा। ये तो सिटी मेरी है और मैं उसको बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ट्रिब्यूलेशन को आने ही यहाँ पर नहीं देता। वो तुरंत ही बीच में आता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो ट्रिब्यूलेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वांग लिन और ट्रिब्यूलेशन दोनों को रोक सके, वरना ये पूरी सिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ये कर ही नहीं पाता, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन बहुत ज्यादा गुस्से में था। ना वो वांग लिन के पास जा पा रहा था, ना ही वो ट्रिब्यूलेशन के पास जा पा रहा था। और अब यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन ने अपना अगला स्टेप तैयार कर लिया था। वो सेकंड स्टेप में आ चुका होता है ताकि वो वांग लिन को खत्म कर सके। तो वांग लिन भी यहाँ पर उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ पर वो जो डीमन एम्पायर था वो सारे लोगों से कहने लग जाता है कि जो भी यहाँ पर खड़ा है ना, जितना होता है उतना दूर भाग जाओ, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, इस इलाके को बचाया नहीं जा सकता, ये पूरा इलाका खत्म होगा, अपनी जान प्यारी है तो निकलो यहाँ से। देखते ही देखते ट्रिब्यूलेशन का सेकंड स्टेप जो था वो यहाँ पर आ चुका था और वो इतना स्ट्रांग होता है कि लोग यहाँ पर उड़कर एकदम धुएं जैसा फेंकाने लग गए थे। लोग अपनी जान बचाकर जितना हो सकता था उतना जल्दी दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये कंपटीशन तो छोड़ो, यहाँ पर लोगों को जान प्यारी थी तो लोग अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर चुके थे। मूल यह भी घबरा जाता है और वो भी यहाँ से भाग जाता है, लेकिन डीमन एम्पायर वहीं पर रुका हुआ था, वो नहीं चाहता। वो यहाँ पर वापस अपनी पावर का यूज करते हुए ट्रिब्यूलेशन को रोकने की कोशिश करता है ताकि अपनी सिटी को बचा सके। वो यहाँ पर अपने एंसेस्टर वगैरह को समन करने लग गया था ताकि यहाँ पर आकर वो उसकी हेल्प करे ताकि ट्रिब्यूलेशन को रोका जा सके। तो देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे एल्डर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाते हैं कि वांग लिन तूने यहाँ पर इस ट्रिब्यूलेशन को कैसे एक्टिवेट किया, देख रहे कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। तो डीमन एम्पायर अपने एंसेस्टर से कहना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर बकवास बातें मत करो, डायरेक्ट जो है ना लोगों को बचाओ और सिटी को बचाओ, जितना हो सकता है हमें यहाँ पर लोगों को और सिटी को बचाना है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो सभी यहाँ पर मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो जो ट्रिब्यूलेशन आ रहा है उसको रोका जा सके, उसकी पावर को कम किया जा सके। लोग यहाँ पर पूरी की पूरी सिटी को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। जितने भी एल्डर थे वो सभी कहने लग जाते हैं कि हम तो यहाँ पर काफी टाइम से सोच ही रहे थे कि कब हमें हेवनली ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करने मिलेगा, लेकिन कभी इसका मौका हमें मिला ही नहीं। लेकिन आज मजा आने वाला है। आज देखते हैं कि यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंदर पावर कितनी होती है। आज तो उसको टेस्ट करके ही रहेंगे हम। तो वो लोग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए जो फॉर्मेशन बनाए थे उसकी पावर को बढ़ा देते हैं ताकि ट्रिब्यूलेशन जो है वो यहाँ पर वांग लिन तक के पहुंच ना सके और ना ही वो सिटी को बर्बाद कर सके। उससे पहले ये लोग मिलकर ट्रिब्यूलेशन को रोक दे। उन्होंने पूरे की पूरी सिटी के ऊपर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था ताकि सिटी को नुकसान ना हो। लेकिन ट्रिब्यूलेशन अभी भी एक्सपांड ही हो रहा था। उसने अभी तक ढंग से अटैक नहीं किया, बल्कि अपने आप को खाली स्ट्रॉन्ग और बड़ा बनाया जा रहा था। और जब इतना बड़ा बनने के बाद वो अटैक करेगा तो पूरी सिटी को दुनिया के नक्शे से गायब कर देगा। इतना बड़ा वो हो चुका था। लेकिन फिर भी वांग लिन अपनी पावर का यूज करते हुए ट्रिब्यूलेशन को रोक रहा था। साथ ही साथ वो एंसेस्टर वगैरह भी ट्रिब्यूलेशन को रोकने में लगे थे, लेकिन सबकी पावर यहाँ पर कम पड़ती हुई नजर आ रही थी। ट्रिब्यूलेशन रुकने को तैयार नहीं। वो तो वांग लिन को पहला उठाकर फेंकता है, उसके बाद बाकी एल्डर के जो फॉर्मेशन वगैरह थे वो उन सभी की भी धज्जियां उड़ा चुका था। सारे के सारे लोग यहाँ पर अपनी हालत खराब कर चुके थे। वांग लिन यहाँ पर कहने लग जाते कि तू यहाँ पर चाह रहा है कि तू मुझे यहाँ पर इस दुनिया से मिटा दे, ये कभी नहीं होगा।
होगा। मैं वांगलिन हूँ, मुझे दुनिया से मिटाया जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मुझे मार करना मेरी बॉडी को खत्म कर सकता है, क्योंकि मेरी बॉडी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरी जो हिम्मत, मेरी ताकत, मेरी आत्मा और मेरा सब कुछ है ना, उसको तू कभी भी नहीं खत्म कर सकता। नहीं तो मेरे हेवनली दाव हार्ट को खत्म कर सकता है। वो हमेशा रहेगा, जो तेरे खिलाफ ही रहेगा, और मैं यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करते हुए आज तुझे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। वांगलिन तो बिल्कुल भड़का हुआ था, किसी भी हालत में वो ट्रिब्यूलेशन को रोक रहा था। बाकी के जो एंसेस्टर वगैरह थे वो अपनी हिम्मत हारने लग गए थे, उनका फॉर्मेशन गया और अब वो भी यहाँ पर बुरी तरह से अटैक खाकर मरने के कगार पे पहुंच चुके थे। उनकी भी हालत खराब, वो समझ चुके थे कि भाई ट्रिब्यूलेशन हमारे मुकाबले का नहीं है, हमारे बस की बात नहीं कि ट्रिब्यूलेशन को रोक सके। देखते ही देखते पूरी सिटी जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी। आधे से ज्यादा सिटी तो एक सेकंड के अंदर खत्म हो गई, बची कुची जो थी वो भी खत्म हो रही थी। ऊपर से वांगलिन जो था वो भी यहाँ पर अटैक पे अटैक खा चुका था। जितना वो अटैक खाता उतनी बार वापस से वो हिम्मत करके खड़ा होता, क्योंकि उसको पता था कि आज यहाँ पर या तो वो मर के ही रहेगा या फिर वो हेवन के खिलाफ चला जाएगा। उसका पूरा कपड़ा फट गया होता है, उसका शरीर ऐसा कि उसका पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से उसके खून निकल रहा। पूरे शरीर के चीथड़े उड़ चुके थे, जगह जगह से वो फट चुका था। वो जो एंसेस्टर थे वो कहने लग जाते कि आज तक कि हमने सिर्फ सुनकर रखा था कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन जो आता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर उसकी पावर को महसूस करके पता चला कि वो लोग झूठ नहीं कहते थे। हमें तो लगा कि हम ट्रिब्यूलेशन को रोक पाएंगे, लेकिन अब इसकी पावर देखी तो हमारी भी हालत खराब हो गई। लेकिन वांगलिन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो पूरी जान लगाकर ट्रिब्यूलेशन के अटैक को रोक रहा था। एक हाथ तो उसका इतना बुरी तरीके से डैमेज होता है कि मानो वो अपने हाथ को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वांगलिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन तू यहाँ पर आज मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे, कुछ भी तू मेरे साथ क्यों ना कर दे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी भी तेरे सामने नहीं झुकने वाला, चाहे मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, नहीं तेरे सामने हार मानूंगा। ये मेरा किया हुआ वादा है, जो मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। जब यहाँ पर वांगलिन अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था और अब यहाँ पर बस लगी रहा था कि वो मर जाएगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है अपने आप को बचाने का, तब वहाँ पर एक जोरदार आवाज आती है। वो आवाज जो थी वो यहाँ पर कह रही थी कि एक मॉर्टल बॉडी लेकर तुम चले हो हेवनली ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करने के लिए। इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की बात है, तुम्हारा ये हिम्मत और जज्बा मुझे पसंद आया। ये आवाज जो थी वो पूरे इलाके में एकदम अजीब तरह से गूंज रही थी, मानो कि जिसकी भी ये आवाज होना वो कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है। अब वो आवाज आ रही थी उसी हेवनली वॉर ड्रम के अंदर से। वो कहने लग जाता है कि पिछले हजारों साल के अंदर जितने भी कल्टीवेटर को मैंने देखा है ना, उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो हेवन के खिलाफ जाने के लिए इतने ज्यादा अटूट होते हैं कि कुछ भी क्यों ना कर ले हेवन, लेकिन वो उसके सामने नहीं झुकते। और उनमें से तुम एक हो और सबसे नंबर 1 पे आते हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है तुम्हें देखकर मुझे। वो कहता है कि इतना जब तकलीफ को सहता है ना, तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है हेवन के सामने, या फिर वो मर जाता है या फिर वो सरेंडर कर चुका होता है। लेकिन ना तुम मरे हो ना ही तुमने सरेंडर किया। यही बात है जो तुम्हें बाकियों से अलग बना रही है। तुम अपनी पूरी जान लगा रहे हो ताकि असेंडेंट ब्रेक थ्रू कर सको, एक रेनिगेड बनकर, यानी कि हेवन के खिलाफ जाकर जो सही रास्ता ना फॉलो करते हुए अपना खुद का रास्ता क्रिएट करे। उस तरह से तुम असेंडेंट को रीच करना चाहते हो, जिसमें तुम काफी हद तक के कामयाब भी रहे हो। वांगलिन जो था वो बिल्कुल हैरान हो चुका था कि आखिर किसकी आवाज है, कौन यहाँ पर मुझे आवाज लगाते हुए ये सारी बातें कह रहा है। तो वो जो आवाज थी वो वांगलिन को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर लेकर आती है, और यहाँ पर आने के बाद वो बताने लग जाता है कि करीब 1000 साल पहले की बात है, जब एक क्लान हुआ करता था जिसका नाम गू था। वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे ना, वहाँ के लोग, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो लोग भी हेवन के खिलाफ ही थे, और जब भी ट्रिब्यूलेशन आता था ना, हेवनली ट्रिब्यूलेशन, तो वो लोग ना उसको मजे लेकर खेलते थे उसके साथ, मानो कि ट्रिब्यूलेशन उनके लिए एनर्जी ड्रिंक हो। वो सीधा चूस जाते थे ट्रिब्यूलेशन की पावर को, बिल्कुल एक शराब की तरह। उस क्लान के जितने भी कल्टीवेटर थे ना, उसकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हेवन तो यहाँ पर उनके ऊपर भी अटैक करने से डरता था। और वो जो गू क्लान के कल्टीवेटर थे ना, उनको सबसे पहला दुनिया के रेनिगेड कल्टीवेटर कहा जाता था, जो कि हेवन के खिलाफ होता है। वहाँ का हर एक बंदा हेवन के खिलाफ होता था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो जो गू क्लान था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला हिस्सा वो था जो कि एंशिएंट गॉड को, उसके मेथड को फॉलो करता था। दूसरा हिस्सा वो बना जो कि स्लॉटर टेक्निक को यूज करता था और डीमन वगैरह की पावर को यूज करता था ताकि हेवन के खिलाफ जा सके। और तीसरा मैं, जो कि डिवाइन एबिलिटी को यूज करता है हेवन के खिलाफ जाने के लिए। और मैं हूँ एंशिएंट डीमंस। हमारे हिस्से के लोगों को कहा जाता है एंशिएंट डीमन। और जिस एंशिएंट डीमन के बारे में तुमने सुना होगा ना, इस डीमन सिटी के अंदर रहता है, वही हूँ मैं। टोटल यहाँ पर 8 डीमन कंट्री है, और उनमें से एक कंट्री का मैं हूँ डीमन स्पिरिट। मुझे ना न जाने कितने 100 सालों से उस वॉर ड्रम के अंदर ट्रैप करके रखा गया था। लेकिन जब तुमने यहाँ पर हेवन के खिलाफ गए और पूरी ताकत के साथ इस ड्रम को बजाया ना, तो इसने मुझे मौका दिया उस ड्रम के अंदर से बाहर निकलने का। और बड़े दिनों बाद मैं बाहर निकल कर आया हूँ। बाहर आने के बाद मुझे ना इतनी आजादी महसूस हो रही है जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांगलिन कहता है कि अगर तुम एंशिएंट
डीमन हो तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। तो एंशिएंट डीमन कहता है कि ये उतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। मैं यहाँ पर अभी भी ना फुल तरीके से फ्रीडम को हासिल नहीं कर पाया हूँ, मैं इस वॉर्ड्रम के ज्यादा दूर तक भी नहीं जा सकता। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि बाकी की जितनी भी 8 डीमन कंट्री है और वहाँ की जो डीमन स्पिरिट है ना, तुम सबको कलेक्ट करो और सबको कलेक्ट करके लाकर मुझे दो। अगर तुम इस चीज को करने में कामयाब होते हो, मेरा साथ देते हो मेरे को सारी डीमन स्पिरिट हासिल करने में, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर मुझे यहाँ पर सारी की सारी एंशिएंट डीमन मिल गई ना, जितनी भी स्पिरिट होती है, तो मैं सबसे नंबर 1 टॉप का एंशिएंट डीमन कहलाऊंगा। उसके बाद मेरी पावर ऐसी हो जाएगी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। यही तो बनने का मेरा काफी टाइम से सपना रहा है। तो वांगलिन कहता है कि इस सिटी के अंदर और भी ऐसे कल्टीवेटर हैं जो कि हेवन के खिलाफ जाते थे, तुमने मुझे क्यों चुना। तो यहाँ पर वो डीमन स्पिरिट कहता है कि तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना क्या। हमारा जो क्लान था वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, जिसमें से एक क्लान एंशिएंट गॉड के मेथड को फॉलो करता है और तुम्हारे पास ना एंशिएंट गॉड की पावर है। तो तुम ही ऐसे इंसान हो जो मेरे क्लान की पावर को, यानी कि मेरी पावर को हैंडल कर सकते। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी पावर को हैंडल ही नहीं कर सकता। मेरा साथ दो, मैं यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन से मुकाबला करने में तुम्हारा साथ दूंगा तो मैं जिंदा रखूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो बताओ क्या मेरा साथ देना चाहते हो, क्या मुझसे डील करोगे, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो वांगलिन थोड़ा सोचता है यहाँ पर और कहने लग जाता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, मेरा साथ दो ताकि आज यहाँ पर हेवन को झुकाया जा सके। तो यहाँ पर जितने भी वो ट्रिब्यूलेशन की पावर थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वांगलिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसके अंदर से वो एंशिएंट डीमन की पावर बाहर निकल कर आ रही थी। वांगलिन जो होता है वो हवा में उड़ने लग गया था, क्योंकि वो जो एंशिएंट डीमन स्पिरिट है ना, अब वो उसके बॉडी के अंदर समा रहा है। इस वजह से वांगलिन की सारी चोटें खत्म होने लगती है और वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने लग गया था एंशिएंट डीमन के अंदर, जिस उसका पूरा का पूरा लुक जो होता है वो उसको चेंज कर रहे होते हैं। इतना कमाल का, इतना डिमोनिक लग रहा था वांगलिन, यहाँ पर उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। बहुत ही लाजवाब उसका लुक हो गया होता है। और अब यहाँ पर वो आसानी के साथ ट्रिब्यूलेशन से मुकाबला करने को तैयार था। ट्रिब्यूलेशन ने अपनी पावर को और बढ़ाया, जिसके सामने टिक पाना किसी का भी नामुमकिन हो, लेकिन वांगलिन यहाँ पर बिल्कुल खड़ा था वैसे ही, और उसके पीछे वो जो एंशिएंट डीमन स्पिरिट होती है वो मौजूद होती है। दोनों के दोनों अब ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ना वांगलिन रुकेगा ना ट्रिब्यूलेशन, लेकिन अब ट्रिब्यूलेशन की वाट लगने वाली है, क्योंकि डीमन स्पिरिट जो आई है वांगलिन और यहाँ पर डीमन स्पिरिट दोनों मिलकर ट्रिब्यूलेशन के पीछे पड़ चुके थे। और अब ट्रिब्यूलेशन जितने भी अटैक करने की कोशिश करता है वो अटैक नहीं कर पाता, पर एक ही अटैक के अंदर ट्रिब्यूलेशन का जो सेकंड लेयर का अटैक बना था वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। धमाका ऐसा कि सब के सब लोग वहां से उड़कर दूर फेंका चुके थे। किसी को यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर वांगलिन ने एक अटैक के अंदर ट्रिब्यूलेशन के इतना बुरा हाल कर दिया। बाकी के एंसेस्टर वगैरह वांगलिन को और वो जो डीमन स्पिरिट होती है उसको ग्रीट करने लग गए थे, क्योंकि वो उसी के एंसेस्टर है। तो अब यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन जो था वो अपना और भी खतरनाक अटैक यूज करता, वो थर्ड लेयर का अटैक यूज कर रहा था, ताकि अब यहाँ पर वो वांगलिन और डीमन स्पिरिट को मार सके। लेकिन डीमन स्पिरिट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि चलो वह आज तो यहाँ पर इतने दिनों बाद मुझे हेवन ट्रिब्यूलेशन को निगलने का, बिल्कुल शराब की जैसा उसको पीने का मौका मिलेगा। मैं ट्रिब्यूलेशन को कहाँ छोड़ने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन से कभी नहीं डरते हैं। ट्रिब्यूलेशन पूरी ताकत के साथ वांगलिन को मारने के लिए तैयार था, तो यहाँ पर वांगलिन भी अपनी पावर का यूज करते हुए ट्रिब्यूलेशन से लड़ रहा था। दोनों का जो बैटल होता है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ट्रिब्यूलेशन कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो वांगलिन का अब मुकाबला नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वांगलिन नजर आ रहा होता है, और ये बैटल इतना ज्यादा कमाल का जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो जो ट्रिब्यूलेशन के अंदर से बीस्ट बाहर निकल कर आया था, वांगलिन तो यहाँ पर उसको उठा कर मार रहा होता है, पटक पटक कर मारता है वो इस बीस्ट को। इतना लाजवाब ये सीन था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये फाइट जब हम सामने से देखते ना तो क्या सीन हो जाता, क्योंकि वांगलिन इस तरह से फाइट कर रहा होता है ना कि ट्रिब्यूलेशन उसके सामने बिल्कुल अब बच्चा लगने लग गया था। ट्रिब्यूलेशन कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन वांगलिन ना यहाँ पर रुक रहा था ना ही वो ट्रिब्यूलेशन को छोड़ रहा था। ट्रिब्यूलेशन से निकला हुआ बीस्ट वो बिल्कुल उसकी सींग तोड़ देता है, उसका शरीर पूरा जगह जगह से फाड़ कर रख देता है। और जितना ट्रिब्यूलेशन को तकलीफ होती, जितना उसके अंदर से ऑरा बाहर निकलता ना, तो वो जो डीमन स्पिरिट थे वो यहाँ पर सारा का सारा ऑरा निचोड़ कर उसकी पावर को एब्सॉर्ब करने लग जाता। तो इस वजह से यहाँ पर वो जो डीमन स्पिरिट होता है उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहने लग जाता है कि यार इतने दिनों बाद मुझे वापस से ये ट्रिब्यूलेशन की पावर को एक्सपीरियंस करने का, इसको एब्सॉर्ब करने का मौका मिला। क्या कमाल का टेस्ट है यार, बहुत ज्यादा टेस्ट ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है इसका जब मैं पहले भी इसको एब्सॉर्ब किया करता था। वांगलिन अपनी पावर का यूज करते हुए वो जो बीस्ट था जो कि अटैक करने के लिए आया था उसको मार कर उसको डिस्ट्रॉय करके रख देता है। वो बीस्ट यहाँ पर खत्म हो गया, और जैसे ये बीस्ट खत्म हुआ था वहां पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, और धमाके के साथ साथ वो जो ट्रिब्यूलेशन था वो वहां से गायब हो चुका था। ट्रिब्यूलेशन को वांगलिन ने सच में रोक कर दिखा दिया, सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। आज न जाने तीसरी बार वांगलिन ने यहाँ पर हेवन को झुकाया था। 2 बार तो ली मुआन के सामने उसने हेवन का मुकाबला
मुकाबला किया और आज तीसरी बार तीनों के तीनों बार वांग लिन जीता। उसने अपनी जान बचाई और हेवन के सामने वो नहीं झुका। वो जो डीमन स्पिरिट था वो वांग लिन से कहता है कि 3 महीने बाद मुझे ना ड्रैगन पूल के पास आकर मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद डीमन स्पिरिट तो वहां से वो गायब हो चुका था। लेकिन ये करने के बाद वांग लिन जो होता है उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो खून की उल्टियां कर रहा था। होना तो जाहिर सी बात थी कि अचानक में इतनी ज्यादा पावर को वो कंज्यूम कर लेगा तो उसकी बॉडी थोड़ी ना हैंडल कर पाएगी। ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला करना, इतनी पावर को हैंडल करना, जिस वजह से बैकफायर हो गया उसके ऊपर, तो वो जगह ढूंढने लग जाता है ताकि वो वहां पर कल्टीवेशन करके अपने आप को रिकवर कर सके, वरना तो वो मारा जाएगा। तो वांग लिन तो वहां से जा चुका था। लेकिन उसके जाने के बाद एंसेस्टर वगैरह जो थे जिसको डीमन एम्बर ने बुलाया था वो जल्दी जल्दी बाहर निकल कर आते हैं और देखने लग जाते हैं कि आखिर ये बंदा गया कहाँ। यहाँ पर वांग लिन था ना जो कि ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला कर रहा था, लेकिन जो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा, कहीं वो मर तो नहीं गया। लेकिन मर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे एंसेस्टर जो कि डीमन स्पिरिट है वो उसके साथ है, तो वांग लिन कैसे मर सकता है। वो जो एंसेस्टर वगैरह थे वो यहाँ पर डीमन एम्बर से कहना चाहते कि देखो वांग लिन जो है ना उसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, उसको कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे एंसेस्टर डीमन स्पिरिट ने उसको चुना है ना, तो वो बहुत खास बंदा है। 3 महीने बाद उसको ड्रैगन पुल के पास ले आना और जितना भी ये जगह डिस्ट्रॉय हुई है उसको वापस से रिकवर करना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो यहाँ पर डीमन एम्पर ये काम करने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर वांग लिन को देखते हैं, वो कहने लग जाता है कि मेरी जो पावर है ना बिल्कुल असेंडेंट रैंक तक के पहुंच गई है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी कल्टीवेशन चाहिए रहेगी ताकि मैं फुल्ली असेंडेंट रैंक को कंप्लीट कर सकूं। थोड़ी सी अगर और मेहनत करूंगा ना तो मेरा अभी के अभी असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू हो जाएगा और ये करने के लिए मुझे कल्टीवेशन तो चाहिए होगी। तो एक शांत जगह चुन चुका था ताकि वहां जाने के बाद वो आराम से अपनी शांति में कल्टीवेशन कर सके और अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू कर सके। उसको यहाँ पर याद आता है कि जाओये ने यहाँ पर उसको एक असेंडेंट क्रिस्टल दिया था, यहाँ पर ये कहते हुए कि इसको अपने पास रखना, ये क्रिस्टल तुम्हारा यूजफुल होने वाली है तुम्हारे लिए जब तुम असेंडेंट रैंक को ब्रेक थ्रू करोगे। तो क्योंकि असेंडेंट रैंक के बंदे ही इस क्रिस्टल की पावर को अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो अभी इसको नहीं यूज कर पाओगे। तो वांग लिन कहने लग जाता है कि ये जो क्रिस्टल है ना, मुझे तो नहीं पता कि ये किस तरह की पावर को होल्ड करके रखता होगा, लेकिन एल्डर जाओये ने ये कहते हुए दिया कि बाद में मेरे ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ तो कुछ कमाल का होगा। और अगर यहाँ पर इस क्रिस्टल ने मेरी हेल्प की मेरा असेंडेंट रैंक कंप्लीट करने में, तो सीनियर जाओये देख लेना, मैं जरूर आपको ढूंढूंगा और आपने जो मुझ पर एहसान किया है ना उसको चुकाऊंगा। आपने मुसीबत में मेरा साथ दिया है तो मैं आपका एहसान कैसे भुला सकता हूँ। तो वांग लिन उस क्रिस्टल को खा लेता है, क्या पता ये क्रिस्टल ही यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू करने में साथ दे दे इसलिए। तो जैसे उसने क्रिस्टल को खाया वो यहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर चुका था और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है उसके शरीर के अंदर पावर इंक्रीज होने लग गई थी और यहाँ पर उसकी सोल होती है वो अपना ब्रेक थ्रू करने के कगार पे पहुंच चुकी थी। यहाँ पर वांग लिन कहने लग जाता है कि जब कोई बंदा असेंडेंट रैंक को ब्रेक थ्रू करता है ना तो उसको सेलेस्टियल पावर एक बिल्कुल फ्यूल की तरह चाहिए होती है। सेलेस्टियल पावर फ्यूल देती है ताकि इंजन गर्म हो, यानी कि कल्टीवेशन इंक्रीज हो और उसके बाद जाकर दाव हार्ट का यूज लगता है ताकि हम अपना ब्रेक थ्रू कर सके। जब दाव हार्ट और सेलेस्टियल पावर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है ना तब जाकर एक कल्टीवेटर अपना ब्रेक थ्रू करता है। तो इसे जिसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर वांग लिन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था ताकि जब दोनों का फ्यूजन होगा तो यहाँ पर वांग लिन अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू कर लेगा। और वो जो क्रिस्टल था जो कि यहाँ पर जाओये ने उसको दिया था, वो क्रिस्टल जो होता है वो आराम से सेलेस्टियल पावर से भरा हुआ था और वो जो क्रिस्टल होता है वो यहाँ पर वांग लिन के जो सोल है उसकी हेल्प कर रहा था ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। वो एक ऐसा पार्ट क्रिएट कर रहा होता है कल्टीवेशन के अंदर कि मानो वो सोल जो है ना उसका एक हार्ट बन गया हो, बिल्कुल हार्ट की तरह काम कर रहा था वांग लिन की सोल के लिए वो क्रिस्टल, जो कि यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगा। वांग लिन क्रिस्टल अपने दाव हार्ट की पावर को आपस में मर्ज कर रहा होता है जिस वजह से दोनों पावर जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू होता है। और अगर यहाँ पर इसमें हल्की सी भी गड़बड़ हुई ना तो यहाँ पर कल्टीवेटर अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू करना तो छोड़ो उसकी जान तक जा सकती है। इतना मुश्किल होता है असेंडेंट रैंक को ब्रेक थ्रू करना जो कि यहाँ पर वांग लिन कर रहा था। उसको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ना ही वो कोई भी गलती कर सकता है। अगर गलती हुई बाय चांस भी तो वांग लिन की जान जाना बिल्कुल तय है। तभी वांग लिन जो था वहां पर उसको अजीब सा महसूस होने लग जाता है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी क्योंकि पावर इतनी ज्यादा उसके अंदर से बाहर निकल रही थी ना, क्योंकि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। उसको लग रहा होता कि यहाँ पर लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे उसकी हिम्मत हारने वाला था वो तभी वहां पर जाओये की सोल आती है और वो यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाती है कि वांग लिन हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं यहीं पे मौजूद हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने में। तो जाओये की सोल वापस से आने के बाद अपनी क्रिस्टल की पावर को वांग लिन के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है। दोनों के दोनों यहाँ पर वांग लिन की हेल्प कर रहे थे ताकि वांग लिन अपना ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि वांग लिन अकेला था, उसका कोई साथ देने वाला है ही नहीं, जो करना है उसको खुद के दम पर करना है। और यहाँ पर वांग लिन ये काम करके दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है जाओये से कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक बार फिर से मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए। वांग लिन की सोल पूरी तरह से असेंडेंट रैंक की पावर से घिर चुकी थी, बस बाकी था तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना, जो करने में न जाने कितना टाइम लगने वाला है।
है। न जाने कितने दिन रात यहाँ वांगलिन लगा देता है अपनी कल्टीवेशन में, और इतने दिन की कल्टीवेशन वो करता गया था, वो रुकता ही नहीं एक पल के लिए भी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीने में, और महीने साल में कन्वर्ट हो जाते। टोटल यहाँ पर वांगलिन को 10 साल लग गए थे। वो 10 साल के अंदर एक ही जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। एक असेंडेंट रेल्म को ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है उसका अंदाजा तो हमने यहाँ पर लगा ही लिया कि कल्टीवेशन करने के लिए कंटिन्यू 10 साल की मेहनत चाहिए। और यहाँ पर जब वांगलिन पूरी 10 साल की मेहनत कंप्लीट कर लेता तो यहाँ पर उसके अंदर से पावर का ऐसा भवंडर क्रिएट हो रहा था कि आसपास का पूरा इलाका हिलने लग जाता है। जो यहाँ पर फूल मुरझाए हुए थे वो दोबारा से खिलने लग जाते हैं। जो चीज खत्म हो रही थी वो वापस से जिंदा होने लग जाती है, क्योंकि वांगलिन का ऑरा ही इतना ज्यादा कमाल का निकल रहा था, जो कि दर्शा रहा था कि वांगलिन ने अपना यहाँ पर असेंडेंट रेल्म ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसकी सोल एकदम ज्यादा बिल्कुल बर्फ से जमी हुई थी, और जब यहाँ पर उसके अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे तो यहाँ पर एक ऑरा का ब्लास्ट होता है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि वांगलिन सीधा अपने ऑरा की वजह से आसमान के अंदर जा चुका है, और आसमान के अंदर उसकी सोल एक्टिवेट हुई है। यहाँ पर उसकी सोल जो थी वो भी ट्रांसफॉर्म हुई थी। वो पहले जब येलो कलर की हुआ करती थी, अब यहाँ पर वो सिल्वर और आइस जैसे कलर की हो चुकी होती है। और धीरे धीरे करते हुए वो पावर यहाँ पर वांगलिन का लुक चेंज करी थी। उसका पूरा कपड़ा जो होता है वो बिल्कुल व्हाइट होने लग गया था, क्योंकि वांगलिन ने अपना असेंडेंट रेल्म ब्रेक थ्रू कर लिया। इतने टाइम की उसकी मेहनत आखिरकार कामयाब रही। वांगलिन का असेंडेंट रेल्म ब्रेक थ्रू हुआ। जैसे उसने ब्रेक थ्रू किया, यहाँ पर उसका कपड़ा चेंज हुआ, उसका पूरा लुक चेंज हुआ, उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हुई। और अब वांगलिन है असेंडेंट रेल्म के अर्ली स्टेज के ऊपर। वो कहने लग जाता है कि 700 साल की मेरी मेहनत लगी, और लेकिन आज फाइनली जाकर मैंने अपना असेंडेंट रेल्म ब्रेक थ्रू किया, वो भी हेवन के खिलाफ जाकर। इतना लाजवाब और इतना गूज बम्स देने वाला सीन था ना, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। क्या कमाल का वो सीन होता है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।